सभी शिक्षक साथियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक और धार्मिक कारण को समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1857 ईस्वी का जो कारण बना था वो राजनीतिक कारण क्या था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज धार्मिक कारण और सामाजिक कारण को समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का सामाजिक कारण और धार्मिक कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करना, यानी सामाजिक कारण इसका क्या है कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करना। दुर्व्यवहार करना का मतलब क्या है कि अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, यानी गलत व्यवहार करता था। तो गलत व्यवहार वो किस प्रकार का था, तो भारतीयों को अपमानित करना, मारना, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफ़र ना करने देना, फिर इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जो संचालित क्लब था या होटल था उसमें भारतीयों को प्रवेश ना करने देना, यानी उस पर प्रवेश निषेध कर देना। इसमें भारतीयों को अपमानित करने का अर्थ ये हो गया कि अधिकतर ऐसे स्थान थे जहाँ पर कहता है कि भारतीयों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि बोल रहा है कि रेल के प्रथम डिब्बे में सफ़र नहीं करने देना। आखिर भारतीयों में कौन ऐसी चीज़ थी जिसके कारण है कि रेल के डिब्बे में उसे सफ़र नहीं करने देना है। इस प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये अपमानित करना है। उसके बाद फिर क्या है कि अंग्रेज़ों द्वारा जो संचालित क्लब और जो होटल था, इसमें क्या था कि वहाँ होटल और जो क्लब था ना, तो उस स्थान पर तख्तियों पर भी लिख दिया जाता था कि इस स्थान पर कुत्तों और भारतीयों को प्रवेश निषेध है। अब बताइए कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी अपमानजनक बात है ये भारतीयों के लिए। तो इस प्रकार ये भारतीयों को अपमानित किया जाता था। फिर यहाँ पर है मारना। मारना यानी प्रताड़ित करना। थोड़ी सी गलती के लिए भी क्या है कि भारतीयों को बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। इस प्रकार जो है भारतीयों के साथ क्या है कि अंग्रेज हमेशा दुर्व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि स्त्रियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके बाद आता है सामाजिक कारण में कि भारतीय सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना। अब भारतीय समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं थी, परंपरावादी प्रथाएं थी, रूढ़िवादी प्रथाएं थी, जो रूढ़िवादी जनता को लगता था कि ये परंपरा हमेशा कायम रहे, ये हमारे समाज से परंपरा समाप्त नहीं हो। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर है कि इसके कारण परंपरावादी और रूढ़िवादी भारतीय जनता रुष्ट हो जाती है, यानी भारतीय समाज में जो परंपरा थी उस परंपरा को समाप्त कर दिया जाता। वो कौन कौन सी परंपरा थी, तो ये सबसे पहला जो है सती प्रथा। भारतीय समाज में यह सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी भी महिला का पति का देहांत हो जाता है तो उसकी चिता पर क्या है कि उसकी पत्नी को साथ में जला दिया जाता था। यही था सती प्रथा। तो ये प्रथा जो है भारतीय समाज में व्याप्त थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा को जो गवर्नर जनरल था उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में क्या करता है कि एक समाज सुधारक थे, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, उसकी सहायता ले करके अब क्या करता है कि सती प्रथा को समाप्त कर देता है। यानी इस सती प्रथा को समाप्त करने वाली कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये कब समाप्त हुआ था, तो 1829 ईस्वी में। अगर पूछ देगा कि किसकी सहायता से, किसके सहयोग से ये जो है सती प्रथा समाप्त किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अब यहाँ पर देखिए याद कैसे करना है। ये तो हो गया कि भारतीय समाज में जो व्याप्त सती प्रथा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से इसे समाप्त कर दिया गया। इसको याद कैसे करना है, तो इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं कि विलियम की बेटी की 18 वर्ष में शादी हुई, 29 में सती हो गई। तब क्या हो गया, इसे समाप्त करने के लिए राजा राम से उन्होंने राय लिया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इसे फिर से समझिए किस तरह से याद करना है, यानी विलियम की बेटी की शादी 18 में हुई, 29 में उसका सती हो गया, तो इसे समाप्त करने के लिए राजा राम से राय लिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं कि 18 में से शादी हुआ, 29 में सती हो गया। कहने का मतलब 1829 में इसको समाप्त किया। कौन किया, किसकी बेटी, तो विलियम की बेटी यानी विलियम बेंटिक। ठीक है, किससे राय लिया, तो यानी राजा राम मोहन राय हो गया। इसके सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद आता है भारतीय समाज में एक और प्रथा थी। वो कौन सी प्रथा थी,
तो अब इसके बाद देखना है विधवा पुनर्विवाह 1856, यानी भारतीय समाज में एक ऐसी प्रथा थी कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। ये भारतीय समाज में ऐसी प्रथा व्याप्त थी, लेकिन एक अधिनियम आया 1856 का। कौन सा अधिनियम था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि यह अधिनियम जो है 26 जुलाई 1856 ईस्वी को अधिनियमित किया गया। यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। कौन तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। और 1857 ईस्वी के भारतीय जो विद्रोह हुआ था, यानी सिपाही विद्रोह के पहले क्या किया कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित कर दिया गया भारत में। फिर से इसे समझा जाए कि अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1857 ईस्वी को तैयार किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और इसे पारित कौन किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पहले। अब 1857 ईस्वी के समय सिपाही विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। यही लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? इसे पारित किया था। तो क्वेश्चन जो पूछेगा तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 1856 ईस्वी का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, इसको तैयार किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और पारित किसने किया था? तो 1857 ईस्वी के पहले, यानी सिपाही विद्रोह के पहले लॉर्ड कैनिंग ने। अब इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह को, ये अधिनियम को पारित किया गया। पारित करने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन किसके सहयोग से, किसके प्रयास से हुआ? यहाँ हमने देखा कि सती प्रथा को किसके सहयोग से समाप्त किया गया? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से। अब यहाँ पर देखिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लॉर्ड कैनिंग पारित कर रहा है, ये किसके प्रयास से भारत में पारित होगा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से यह पारित किया जाएगा। अब इसके बाद है कुछ धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण में क्या था? 1813 का जो अधिनियम था, यह अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों का भारत में आगमन हुआ था। और उसके आगमन के बाद फिर क्या है? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21। यह अधिनियम जो यह बताता है कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। ये था 1857 ईस्वी का धार्मिक कारण। अब इसके बाद आता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में क्या है कि उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना। बात ऐसी है कि भारत में जितने प्रकार के भारतीय उद्योग धंधे थे, वो यहाँ अंग्रेजी कंपनियाँ स्थापित हो जाने के बाद ये भारतीय उद्योग धंधे पूर्ण रूप से यहाँ पर नष्ट हो चुके थे। तो ये था पहला कारण। दूसरा है कि भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर निष्कासन, यानी भारत में जितने प्रकार के धन थे, ये सारा धन कहाँ है? ये ब्रिटेन की ओर चला जा रहा था। यानी भारत से धन का निष्कासन किया जा रहा था। और कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। ये जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत जो है, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये कौन से भारतीय थे? तो ये जो धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये कब दिया था? 1862 ईस्वी में। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भारत का जो धन है वो किधर की ओर निष्कासित हो रहा है? वो सारा का सारा धन ब्रिटेन की ओर जा रहा है। अब इसको हम लोग ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको ध्यान रखना है कि धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब दिया था? तो 1862 ईस्वी में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? ड्रेन थ्योरी के नाम से। या अगर पूछेगा कि ड्रेन थ्योरी क्या है, यानी धन का निष्कासन है, ये सिद्धांत है इसका। अब इसके बाद है कि द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो लेखक, इसके लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी ने। यानी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये दादा भाई नौरोजी हैं। इसके बाद आता है कि भू राजस्व का अधिक हो जाना। ये हमने दो पॉइंट को देखा कि जो आर्थिक कारण बना। ये तीसरा पॉइंट क्या है कि भू राजस्व का अधिक हो जाना, यानी भूमि पर जो लगान लिए जाते थे, ये लगान में वृद्धि कर दिया गया, जिससे किसानों की स्थिति और दयनीय होने लगी। ये हो गया भू राजस्व का अधिक हो जाना। नाम आयोग जमींदार वर्ग में असंतोष। इसका मतलब ये हो गया कि जमींदार अगर अच्छा काम करता था तो शासक या राजाओं के द्वारा उस जमींदार को इनाम स्वरूप ज़मीन दे दिया जाता था। तो वही जो ज़मीन दिया गया था, अब उसे भी क्या है, उस ज़मीन को छीन लिया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस तरह से क्या है कि इस वर्ग में, यानी ज़मींदार वर्ग में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये था 1857 ईस्वी के विद्रोह का कुछ आर्थिक कारण। अब इसके बाद कुछ सैनिक कारण को देखते हैं।
अब इसके बाद जो है सैनिक कारण, तो सैनिक कारण में क्या है कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करना, यानी जो अंग्रेजी सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक था, ये दोनों में क्या था, भेदभाव किया जाता था। ये प्रमुख सैनिक कारण था। देखिए भेदभाव किस प्रकार होता था कि अंग्रेज सैनिक को क्या प्रेफरेंस दिया गया था और भारतीय सैनिक को क्या अपमानित किया जाता था। तो सबसे पहले क्या है कि काम दोनों का एक ही है, दोनों सैनिक हैं, अंग्रेज भी और भारतीय भी, लेकिन यहाँ पर वेतन और जो भत्ते हैं वो अंग्रेज सैनिक को अधिक वेतन भत्ता मिलता था लेकिन भारतीय सैनिक को कम मिलता था। ये पहला भेदभाव हो गया। दूसरी बात है कि संबोधन, अंग्रेजी सैनिक को कमांडर के नाम से बुलाया जाता था और भारतीय सैनिक को सिपाही के नाम से बुलाया जाता था। ये दूसरा भेदभाव था। फिर उसके बाद है डाक शुल्क। जो डाक शुल्क लिया जाता था वो अंग्रेज सैनिक से नहीं लिया जाता था, बल्कि ये जो शुल्क लागू था किस पर था, ये भारतीय सैनिक पर लागू था। यानी भारतीय सैनिकों से डाक शुल्क लिया जाता था और अंग्रेज सैनिक से डाक शुल्क नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार भारतीय सैनिक को अपमानित किया जाता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। ये था भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करना। उसके बाद आता है भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा पर भेजना। भारत में ऐसी प्रथा लागू थी कि भारतीयों को समुद्र पार कर जाना ये पाप की बात है। अगर कोई भारतीय समुद्र को पार कर जाता है यानी लांघ देता है तो उसे पाप लगता है। लेकिन क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा पर भेजा जाने लगा, जिसके कारण कहता है इसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अब आता है इसका कुछ तात्कालिक कारण। इसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक तात्कालिक कारण बन गया। तात्कालिक कारण कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो ये क्रांति आग की तरह चारों तरफ फैल गया। तो ये कारण क्या था, ये कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। यानी जो पहले जो राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेंस। अब उसके स्थान पर एक नया राइफल लॉन्च किया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब ये ब्राउन बेंस राइफल में क्या था, एनफील्ड राइफल में क्या आ गया, तो ब्राउन बेंस राइफल में जो था उसमें किसी प्रकार का कोई चर्बी नहीं होता था, लेकिन इसमें जो एनफील्ड राइफल है इसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। अब ये जो है सूचना ये सैनिकों में फैल जाता है। ये सूचना एक दमदम जो शस्त्रागार था वहाँ का एक खलासी था जिसे बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ था। तो ऊंचे जाति के एक ब्राह्मण से उन्होंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पिलाने का उस ब्राह्मण से आग्रह करता है। तो ब्राह्मण जाति उसे तुरंत बोल देता है कि नहीं, तुम तो नीच जाति का हो, अगर हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, हम जिस बर्तन या जिस लोटे से पानी पिलाएंगे तो वो बर्तन भी मेरा अशुद्ध हो जाएगा। तो इस पर वही खलासी ने बताया था उसे कि अभी तुम्हें ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव दिख रहा है, अब तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा भी धर्म नष्ट होने वाला है। वो कैसे, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल है उस राइफल में गाय और सूअर की चर्बी है। तो इससे कहता है कि ये हिंदू और मुस्लिमों दोनों का जो है ना धर्म भ्रष्ट होने वाला है। इस प्रकार जो है ये सैनिक कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण को देखा। तो इसमें सामाजिक कारण में जो मुख्य पॉइंट था, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वो था सती प्रथा। इसको किसने समाप्त किया, किसके सहयोग से समाप्त किया गया। फिर उसके बाद विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था इसको किसने पारित किया, किसने तैयार किया, किसके सहयोग से यह पारित किया गया। इसके बाद जो है हमने ड्रेन थ्योरी को देखा, धन निष्कासन का सिद्धांत देखा जो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। फिर जो द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक था उसके लेखक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद फिर कुछ हमने सैनिक कार्य को भी देखा। सैनिक कार्य में क्या था कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करना, और फिर क्या है कि भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा पर भेजना। फिर तात्कालिक कारण हमने क्या देखा कि ब्राउन बेंस जो राइफल था उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल आया जिसमें गाय और सूअर की चर्बी से युक्त था। अब इसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।